हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शैक्षणिक सत्र 2024-2025 का जो यूपी बोर्ड ने एकेडमिक कैलेंडर जारी किया था और इस एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं मेरे प्यारे बच्चों अक्टूबर माह में तय की गई हैं। यानी यूपी बोर्ड के अनुसार अक्टूबर माह में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होनी हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों अक्टूबर माह में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं। इसलिए मैं आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-2025 के लिए इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में भी इस मॉडल पेपर से प्रश्न 100% बिल्कुल 100% आएंगे ही आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेना। पेपर में आपको समय मिलेगा बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट का और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। प्रारंभ के यहाँ पर कुछ निर्देश हैं जिनको पढ़ना अनिवार्य है। आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि इन्हीं निर्देशों के अनुसार आपको पेपर देना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और निर्देश भी दिया होगा कौन सा प्रश्न करना है, कौन सा नहीं करना है। प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और पेपर जो होगा 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और मेरे प्यारे बच्चों खंड बा में। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिनका उत्तर आपको कहाँ पर भरना है, OMR सीट में भरना है, OMR सीट में भरना है। और मेरे प्यारे बच्चों ये बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 20 और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। इस तरह से कुल 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। एक बार आपने OMR सीट में जो भी गोला काला कर दिया A, B, C या D में से कोई एक, मान लीजिए पहले प्रश्न का आंसर आपने A वाला, B वाला, C वाला, D वाला में से कोई एक गोला काला कर दिया है। अब ना तो आप उसको काट सकते हैं, ना इरेजर से साफ कर सकते हैं और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। खंड बा 50 अंकों का होगा। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न आएंगे और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे तथा मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं और जो मानचित्र आपको मिलेगा उसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी कॉपी में अच्छे से मजबूती के साथ बांध देना है, संलग्न कर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर देखेंगे इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप इन प्रश्नों को रट लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें आपको तैयार जरूर कर लेना है। यहाँ पर निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई, इसका राइट आंसर क्या होगा, सन 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। एक प्रश्न और आप तैयार कर लेना कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति मेरे प्यारे बच्चों हुई थी 1789 ईस्वी में। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप तैयार कर लीजिएगा। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई सन 1848 ईस्वी में और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, सन 1789 ईस्वी में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑटो वान बिस्मार्क। ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का श्रेय भी दिया जाता है और ऑटो वान बिस्मार्क ने ही जर्मनी के एकीकरण में अपनी अहम यानी मुख्य भूमिका का निर्वाह भी किया था। प्रश्न कैसे भी आए आपका उत्तर यही रहेगा, ऑटो वान बिस्मार्क। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, ये प्रश्न यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। चलिए अगला प्रश्न यहां पर आप लोग ध्यान दें।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों सन 1929 ईस्वी में। चौथा विकल्प सही होगा। ओएमआर सीट में ऑप्शन दिए रहेंगे ए, बी, सी और डी। आप सभी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ओएमआर सीट का नमूना देख सकते हैं, जैसा कि बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगी ओएमआर सीट। और यहाँ पर मान लीजिए ये मैंने प्रश्न आपको पढ़ाया है, तीसरा आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो तीसरे में कौन सा सही है ऑप्शन? यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे का डी सही है, तो डी वाला गोला काला कर दिया जाएगा। जो भी सही ऑप्शन होगा उसी के अनुसार आप गोला काला करेंगे। एक बार गोला काला करने के बाद आप ना तो काट सकते हैं, ना इरेजर से साफ कर सकते हैं, और ना ही इसमें ओएमआर में आपको व्हाइटनर का प्रयोग करना है। कुछ नहीं करना, इसलिए गोला आप अच्छे से भरें। जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक आप गोला काला ना करें। चलिए अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, थोड़ा सा मिसप्रिंट जो प्रश्न था वही है यहाँ पर। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई सर्वप्रथम? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। गुलामगिरी का लेखक था, यहाँ पर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अजैबीय संसाधन है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, अजैबीय संसाधन किसे कहते हैं? जो क्या होते हैं अजैबी और जैबी। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, अजैबीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो निर्जीव अवस्था में होते हैं, जिनकी ना तो वृद्धि होती है और ना ही जिनका विकास होता है, ये होते हैं अजैबीय संसाधन। जैवीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो कि जीवित अवस्था में पाए जाते हैं, जिनकी वृद्धि भी होती है और विकास भी होता है, उन्हें क्या कहते हैं? जैवीय संसाधन। अब प्रश्न में है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? तो अजैवीय संसाधन यहाँ पर आप ध्यान दें, पौधे जैवीय संसाधन है क्योंकि वृद्धि और विकास होता है इनका, और पशु भी जैवीय संसाधन है, वृद्धि विकास इनका भी होता है। मछलियाँ भी जैवीय संसाधन के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जो चट्टानें हैं ये क्या होती हैं? निर्जीव अवस्था में होती हैं। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर गा वाला ऑप्शन। कौन है जो अजैवीय संसाधन है? राइट आंसर है चट्टानें। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह रहा है हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? तो हरा सोना किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर घा वाला विकल्प। प्राकृतिक वनस्पति को हरा सोना कहा जाता है और इसके अंतर्गत ही घास के मैदान, सघन झाड़ी और हरे पेड़ सब कुछ शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? यानी 100% जल है यदि हमारी पृथ्वी पर, इसमें से 100% में से समुद्री जल कितना है, ये कह रहा है प्रश्न। तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर है यहाँ पर गा वाला ऑप्शन। 97.5% जल समुद्री जल के रूप में है और शेष पानी अन्य के रूप में, यानी पीने योग्य पानी बहुत ही कम है। सबसे ज्यादा समुद्री जल है, कितना? 97.5%। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, कर्तन दहन कृषि जिसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? कर्तन दहन कृषि या जिसे झूम कृषि कहते हैं, यह पाई जाती है किस राज्य में? गा वाला ऑप्शन सही होगा, मिजोरम राज्य में। किस राज्य में? मिजोरम राज्य में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज कंफर्म करना चाहता हूं और वो ये है मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा के वह साधन
जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं और जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, जिनका नवीकरण नहीं कर सकते, वह होते हैं ऊर्जा के परंपरागत साधन। जैसे कि यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, राइट आंसर ए वाला ऑप्शन होगा, कोयला होगा, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों कोयला होगा। अब ऊर्जा के गैर परंपरागत वह साधन होते हैं, गैर परंपरागत आप लोग अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये प्रश्न दो तरीके से आता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन वह संसाधन होते हैं या साधन होते हैं या स्रोत होते हैं जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते, बल्कि ये दोबारा जिन्हें हम दोबारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं और इनका नवीकरण भी कर सकते हैं। ये होते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत या साधन। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा एक बार प्रयोग करने के बाद हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का भी एक बार से अधिक बार प्रयोग करते ही रहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा भी हमें दोबारा प्राप्त होती रहती है। लेकिन कोयला यदि हम एक बार जला देते हैं तो यह हमें दोबारा नहीं प्राप्त होता, बल्कि क्या होता है, इसको ना ही हम नवीकरण कर सकते हैं। ये जला हुआ कोयला किसी काम का नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है? कोयला है। चलिए थोड़ा सा समय जरूर लगा लेकिन आपको सारी चीजें क्लियर जरूर हो जाएंगी। ये मैं चाहता हूं कि आपको एक एक प्रश्न से कई प्रश्न मिलते जाएं ताकि आप बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी अच्छे से कर सको। अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबर तो जुड़ने ही हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में, इसलिए अर्धवार्षिक परीक्षा को भी आप जो है अच्छे से तैयार करो। चलिए अगला मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा की भी अच्छे से तैयारी करो। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? का वाला विकल्प सीमेंट। जो चूना पत्थर होता है इसको मशीनों के द्वारा पीसा जाता है और पीस कर क्या बनाया जाता है? सीमेंट बनाई जाती है। तो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में कौन सा उद्योग प्रयोग करता है? सीमेंट उद्योग। चलिए अगला प्रश्न है, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों जब एक देश में, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों भारत देश है हमारा और भारत देश में उत्तर प्रदेश से कोई वस्तु बेची गई और मेरे प्यारे बच्चों गुजरात प्रदेश या किसी अन्य प्रदेश में यानी राज्य में खरीद ली गई, तो इन दो प्रदेशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहेंगे? आंतरिक व्यापार कहेंगे। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। और जब भारत देश से कोई वस्तु बेची गई या अन्य देश में खरीद ली गई, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया या कोई अन्य देश है, मान लीजिए फ्रांस में खरीद ली गई, तो मेरे प्यारे बच्चों इन दो देशों के मध्य होने वाले आयात निर्यात को यानी होने वाले व्यापार को क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। तो एक प्रश्न से दो प्रश्न आपके क्लियर हो गए ना, इसलिए मैं कहता हूं वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी भी आप प्राप्त करते चलोगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य बेल्जियम में क्या है? सत्ता में साझेदारी है। यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हमारे भारत में सर्वाधिक सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। यहाँ पर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं? लैंगिक विभाजन की बात करते हैं। और यहाँ पर एक चीज और छूट गई मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी और हिंदी को राजभाषा के नाम से जाना जाता है। हमारी राजभाषा है हिंदी। ये ध्यान रखिएगा कि हिंदी किस प्रकार की जो है भाषा है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं
तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। यहाँ पर घ वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि भूमि एक, यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? तो भूमि एक कैसा संसाधन है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, यानी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक निःशुल्क उपहार है जिसे हमने प्रकृति से प्राप्त किया है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न है बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कांसी राम। यहाँ पर घ वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता की भावना को बढ़ावा देती है और दूसरा व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर विकल्प का और खा दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। जब एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा दिन राष्ट्रीय, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या 24 मार्च को या 24 मई को या फिर 24 सितंबर को या 24 दिसंबर को? तो प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब खंड बा के प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना जो कि 50 नंबर के प्रश्न होंगे। खंड बा के जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आप 80 शब्दों में देंगे लगभग। प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। तो चलिए सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑटो आन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? कोई 2 कारण लिखिए। अथवा में प्रश्न है, अभ्रक की उपयोगिता बताइए। भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। और अथवा में प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर तैयार कर लेना। दूसरा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों, यहाँ पर कारणों होगा, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, अथवा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? एक तर्क दीजिए। और प्रश्न संख्या 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको तैयार कर लेना है। चलिए यहाँ पर अथवा में प्रश्न है, संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर तैयार कर लेना। अथवा में प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्य लिखिए। और इसके बाद आप देखेंगे वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर लगभग 150 शब्दों में आप सभी को देना है। प्रत्येक प्रश्न होगा 6 नंबर का। चलिए यहाँ पर पहला ही प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? अथवा में प्रश्न है, उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। और प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। और अथवा में प्रश्न है, यहाँ पर विदेशी व्यापार से क्या आशय है? इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, धान की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करें। किसी न किसी फसल से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड दोनों परीक्षाओं में। चलिए अगला प्रश्न है, अथवा में
ऊर्जा के गैर परंपरागत का 4 स्रोतों, यहाँ पर 4 होगा, 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, इसको जरूर तैयार कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था क्या है? भारत के संघीय व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, और यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, 4 नंबर का नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 4 और 2 कुल 6 नंबर का प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। फिर इसके बाद आप मानचित्र से संबंधित प्रश्न देखेंगे। 9 का के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। प्रत्येक प्रश्न आएगा 1 नंबर का। तो वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। तो इस तरह से कुल 5 बहुविकल्पी यहाँ पर नहीं है, ये प्रश्न है वो मानचित्र से संबंधित, जिनको आपको मानचित्र में भरना होगा और क्या करना होगा, चिन्हित भी करना होगा। 1 नंबर का 1 प्रश्न है, कुल 5 नंबर के प्रश्न हैं। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, दिए गए भारत के मानचित्र में ही आपको निम्नलिखित को दर्शाना है। टिहरी बांध को यहाँ पर चिन्ह होगा, जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे आप लोग। कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र भी यहाँ पर आप दर्शाएंगे, और मेरे प्यारे बच्चों मुंबई बंदरगाह को भी आप लोग दर्शाएंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को भी आप दर्शाइएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला है प्रश्न, भारत में सबसे अधिक काफी उत्पादक राज्य, यहाँ पर चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेम इसी पैटर्न का पेपर आएगा आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं में। बस आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद।